Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 10th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 10 जून 2024 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, उसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो पूरे लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ में सुनने के बाद लास्ट में अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक हैबिट डेवलप होगी जो एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेगी। लगेगा आपको यार ये तो काम मैं डेली कर रहा हूँ, डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे एग्जाम में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लास्ट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जो भी आपका स्कोर होगा उसको ऑनेस्टी के साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, ठीक है। बाकी आपको बताऊंगा मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो आता है। पिछले 6 से 7 दिनों में ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, मतलब 1 जून को अपलोड हो पाया था, उसके बाद से मैंने अपलोड नहीं किया था। तो बीच के जो आपके कंटेंट रह गया है या पेंडिंग रह गया है वो ऐसा कोई ज़्यादा छूटता नहीं है, क्योंकि आपको पता है डेली इस चैनल पर 2 वीडियो अपलोड होता है। मॉर्निंग में द हिंदू का वीडियो भी अपलोड होता है, तो इसमें नहीं तो उसमें कवर कर दिया जाता है, तो ज़्यादा कंटेंट आपका मिस नहीं होता है। जो मिस होता है इस वाले वीडियो का, उसको मैं आगे वाले वीडियोज़ में इंक्लूड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे 2 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच के थोड़े बहुत कॉन्टेंट रह गए हैं, वो सभी कंटेंट को दोस्तों मैंने इन वीडियोस में इंक्लूड कर दिया है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में कवर हो जाएंगे वो सारे के सारे। जैसे आज का एग्जाम्पल देखना, आज आपको कुछ नए आर्टिकल्स भी मिलेंगे और कुछ पुराने भी मिलेंगे, तो मैं ऐसे मिक्स करके कवर कर देता हूं। तो इसके लिए परेशान ना होइएगा कि वीडियोस नहीं आए हैं तो कवर नहीं हो पाए। और अच्छी बात है, चैनल पे 2 वीडियो अपलोड होते हैं, तो सीधा आपको जब ये नहीं कवर होता तो उस वाले में हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। आगे आते हैं। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम पर जाना होगा, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज, आपको ये वाला चैनल मिलेगा, यहां से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला टॉपिक ही हमारे लिए रेलिवेंट है। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से लिंक कर सकते हैं। थंबनेल में इसके बारे में मेंशन किया है। H5N2 बर्ड फ्लू अभी के समय पर खबरों में छप चुका है। दोस्तों यहाँ पे बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है, आपको द हिंदू के वीडियो में आपको पता होगा। लेकिन अभी ये है H5N2। अब इसमें पता होगा H5N1 भी होता है, H5N2 भी है, तो ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं। अब दोस्तों H5N2 की वजह से सबसे पहली और एक खतरनाक न्यूज़ सभी के सामने आ रही है। H5N2 की वजह से दुनिया में पहले एक इंसान की मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति जो मैक्सिको सिटी से बिलोंग करते थे, 59 की एज थी उनकी, और इस इन्फेक्शन की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से दोस्तों ये H5N2 न्यूज़ बना हुआ है, या बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू न्यूज़ बना हुआ है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक डेटा है बर्ड फ्लू के बारे में वो ज़रूर से पता होने चाहिए, स्पेशली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो एवियन इन्फ्लुएंजा कह लो या बर्ड फ्लू कह लो, तो ये दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी डिजीज़ है जो कि होती है एक इन्फेक्शन की वजह से, और वो इन्फेक्शन बेसिकली क्या है, आपका इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, इसकी वजह से बीमारी होती है। स्पेशली बर्ड्स को ये अफेक्ट करती है, फिर बर्ड से दूसरे एनिमल्स के अंदर भी यहाँ पर ये फैलती हुई नजर आती है। बट पहली बार एक केस वो भी H5N2 से निकलकर ये आया कि एक इंसान की ही जान चली गई इस इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। अब दोस्तों इस बर्ड फ्लू के केस में जो एक ह्यूमन होता है, जब उसके अंदर ये केस आते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बर्ड के, मान लो पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर मुर्गे वगैरह पाले जा रहे हैं, उसके अंदर अगर मान लो बर्ड फ्लू है, उसके कांटेक्ट में इंसान आता है तो उसको बर्ड फ्लू हो सकता है। लेकिन अभी जो H5N2 वाला नया वाला केस देखने को मिला है, ये वो इंसान था जिसका कोई कांटेक्ट पोल्ट्री बर्ड्स के साथ में हुआ ही नहीं, वो अलग था, उसमें ये इन्फेक्शन पाया गया। इस वजह से थोड़ा सा ये सिचुएशन कंसर्निंग बन जाती है। और किसी इंसान को अगर बर्ड फ्लू हो जाए तो इसमें कुछ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, लक्षण नजर आएंगे। लक्षण थोड़े हल्के भी हो सकते हैं और ज़्यादा घने भी हो सकते हैं। घने मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लक्षण भी आपको नजर आ सकते हैं। जैसे हल्के बात करेंगे तो जैसे बुखार हो गया, कफ हो गया, सोर थ्रोट, मांसपेशियों में दर्द होना, नौसिया हो गया, पेट में दर्द होना, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारे के सारे यहाँ पर सिम्टम्स दोस्तों हमको दिखाई देते हैं। और जो लोग
जिनके अंदर में यह बर्ड फ्लू खतरनाक तरीके से अगर फैल जाता है तो दोस्तों इससे उनको बहुत खतरनाक रेस्पिरेटरी इलनेस भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज भी उनके अंदर में हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, निमोनिया हो सकता है या एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे हमारे सिम्टम्स की। ये लक्षण इस बर्ड फ्लू के केसेस में नजर आ सकते हैं। सवाल यह है अब इंडिया में जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उसको लेकर क्या स्थिति है। साल 2019 में भारत को ऑलरेडी यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया था एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री कंट्री, H5N1 वाला स्पेशली जो वायरस है इसका कोई भी केस नहीं था इंडिया में। लेकिन दोस्तों दिसंबर 2020 में ये केसेस वापस से बढ़ने शुरू हो गए और इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आज इंडिया में जगह जगह पर बहुत सारी न्यूज़ आती हैं बर्ड फ्लू के केसेस को लेकर। सवाल यह है इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या हो सकता है। एविडेंसेस हमें यह बताते हैं कुछ एंटीवायरल ड्रग, वायरस को काटने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे यहाँ पर ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। ये इसका एक सबसे बेटर ट्रीटमेंट है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंजा वायरस में अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। वैसे ही यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू के लेकर वो टाइप ए इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होता है। जो ए और बी वाले हैं दोस्तों ये बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा केसेस इन्हीं के निकल कर आते हैं। और जो टाइप सी वाला है वो ज़्यादातर ह्यूमंस के अंदर में देखने को मिलेगा, बट डॉग्स और पिग्स के अंदर भी पाया जाता है। और इन्फ्लुएंजा टाइप डी वाला ये ज़्यादातर गाय भैंसों में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर आपके इन टाइप्स के बीच के कुछ डिफरेंसेस हो गए जिसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात यह है H5N1, H5N2 ऐसा नाम यूज़ करते हैं। तो ये H और जो ये N है इसका मतलब होता क्या है दोस्तों। ये H और N दो चीज़ों को डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को डिनोट करते हैं। जो टाइप ए वायरस है इनको क्लासीफाई किया जाता है दो प्रोटीन्स के बेसिस पर जो कि इन वायरस में होते हैं। H का मतलब है हेमोग्लूटिनिन और N का मतलब है न्यूरामिनिडेस। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया मेन H5N1 का पूरा इशू, समझ गए। तो ये जो बर्ड फ्लू है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आर्टिकल, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पता होगा द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था जहाँ पे बात हो रही थी कोयले को लेकर। तो अभी हाल ही में गौतम अडानी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने बेकार क्वालिटी का जो कोयला है वो तमिलनाडु को बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। तो ये इल्ज़ाम इन पे लगे, उसके बेसिस पर यहाँ पे काफ़ी बवाल भी मचा था, बहुत सारे आर्टिकल्स वीडियोस छपे हुए थे। तो यहीं पर हम समझेंगे ये अच्छी क्वालिटी का कोयला और लो क्वालिटी का कोयला, यानी हाई ग्रेड कोल और लो ग्रेड कोल, ये दोनों होते क्या हैं, इनके बीच में क्या फ़र्क होता है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग के माध्यम से। उन्होंने यहाँ पर यह बताया, गौतम अडानी, जैसा मैंने आपको बोला है कि उन्होंने इंडोनेशिया से बहुत ही ज़्यादा सस्ता, बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का कोयला मंगाया और मंगाने के बाद में उसको तमिलनाडु में बेचा, जिससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। इस वजह से यह न्यूज़ में था। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये लो ग्रेड और हाई ग्रेड का बीच का डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। उससे पहले कोयले के बारे में जानिए। जो ये कोल है आज हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता बना हुआ है, सभी को पता है। ठीक है, और कोयले को हम डिटरमाइन करते हैं उसके कैलोरीफिक वैल्यू पर, यानी सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होगा। ऑब्वियस ही बात है जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। भाई जिसको जलाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी वही तो सबसे बढ़िया कोयला होगा। ठीक है, ज़्यादा हीट, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला कोयला अगर होगा तो उसमें कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो इससे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपके कोयले को लेकर बेसिक चीज़ हो गई। तो सबसे बढ़िया कोयला कौन सा, जो गर्मी के साथ साथ एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। अब कोयला जो कि बेसिकली एक फॉसिल फ्यूल है, इसमें आपको कार्बन, ऐश, मॉइस्चर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। तो इसकी क्वालिटी यहाँ पर दोस्तों बढ़ जाती है। थोड़े हाई क्वालिटी के कोल भी आते हैं और लो क्वालिटी के कोल भी आते हैं। ठीक है, अब बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा होगा वो आपको पता चल गया। लो क्वालिटी का, भाई जिसको जलाओगे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी नहीं आपको, आपने बहुत सारा जलाया लेकिन एनर्जी मिल नहीं रही है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, तो वो आपका लो क्वालिटी का कोयला हो गया। अब कोयले भी चार प्रकार के, चार मेजर टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा एंथ्रेसाइट। ठीक है, ये बेसिकली एक हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल माना जाता है, हाईएस्ट रैंक। अभी भी ये सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला है ये यहाँ पर एंथ्रेसाइट। इसको हम कभी कभी हार्ड कोल के नाम से भी जानते हैं। इसमें ज़्यादा परसेंटेज के अंदर में फिक्स्ड कार्बन नज़र आएगा और कह सकते हो थोड़े बहुत में वोलेटाइल मैटर भी नज़र आएंगे, तो कार्बन वगैरह ज़्यादा होता है। दूसरा होता है बिटुमिनस। ध्यान रखिएगा, एंथ्रेसाइट टॉप क्वालिटी, बिटुमिनस मिडिल क्वालिटी, इससे नीचे आती है लोवेस्ट क्वालिटी, लेकिन ये मिडिल क्वालिटी वाला, इसको मिडिल रैंक में रखते हैं। इसकी हीटिंग वैल्यू है अच्छी,
इस वाले कोयले का हम बिजली को बनाने के लिए या स्टील को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बिटुमिनस को। फिर एक आता है सब बिटुमिनस, ये लो से मॉडरेट इसकी वैल्यू होती है। इसका भी मेनली हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ करते हैं। फिर सबसे लोवेस्ट ग्रेड वाला आता है, वो होता है लिग्नाइट। इसमें कार्बन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन के साथ में ये कोयला होता है। क्वालिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा डाउन होती है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया लिग्नाइट। तो ये 4 क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बता दिया। टॉप में एंथ्रासाइट, मिडिल में बिटुमिनस, सब बिटुमिनस लो टू मॉडरेट, और लिग्नाइट वाला बिल्कुल लोवेस्ट कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात आती है टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में। अब इसको डिस्कस करने से पहले यार मेक श्योर कर दिया करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है, सभी लोग प्लीज उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अब टू स्टेट सॉल्यूशन न्यूज में है क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन का डिस्प्यूट न्यूज में है, तो एग्जाम के लिए रेलिवेंट टॉपिक तो है। हाल ही में देखो होता क्या है, इंडिया ने लगातार टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट किया है इन दोनों देशों के युद्ध के दौरान। इंडिया पहले ही बोल चुका है कि हम तो पहले देश बन चुके थे जिसने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज भी किया, एक देश की पहचान दी, और हम लंबे समय से टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इजराइल पैलेस्टीन का जो युद्ध है वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। अब सवाल यह है कि सर ये टू स्टेट सॉल्यूशन है क्या? देखिए जानिए इसके बारे में। टू स्टेट सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपने कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होगी। 1946 के समय पर आप देख पाओगे तो इस तरीके से पैलेस्टीन हुआ करता था। आज जो इजराइल है वो पहले पैलेस्टीन हुआ करता था। ये व्हाइट कलर के पोर्शन दिख रहे हैं, ये इजराइल हुआ करता था, यहाँ पे ज्यूज रहा करते थे। अब धीरे धीरे करके ज्यूज फैलते चले गए। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान आया। पार्टीशन प्लान में मतलब ये एरिया बांट दिया गया 2 हिस्सों में। कुछ हिस्सा यहाँ पर ज्यूज को दे दिया गया और कुछ हिस्सा यहाँ पर पैलेस्टीनियंस को दे दिया गया, तो उनकी 2 टेरिटरीज बांट दी गई। अब जैसे यहाँ पर टेरिटरीज बांटी, कई सारे आसपास के देश हो गए, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, सब इजराइल से नाराज हो गए कि इजराइल ने यहाँ पर इनकी पैलेस्टीन की टेरिटरी छीन ली। सब पैलेस्टीन के सपोर्ट में थे, सब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर अटैक भी किया, लेकिन इजराइल ने दोस्तों सभी कंट्रीज को हरा दिया। और हराने के बाद में इन्होंने फिर अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर ली। जितना अटैक करते चले गए इजराइल, उसके रिस्पॉन्स में इनके अटैक को खत्म करके इन पे उल्टा अटैक करके इनका जो जमीन है वो कब्जाता चला गया। और आज पैलेस्तीन हो चुका है खत्म दोस्तों, इजराइल बन चुका है इस तरीके से। ये गाजा पट्टी है जहाँ पे हमास रूल करता है और जिसके अभी हाल ही में काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो सवाल यह है ये टू स्टेट सॉल्यूशन है क्या? टू स्टेट सॉल्यूशन आप समझ गए। 1947 में ये यूनाइटेड नेशन ने अग्री किया था, ये पार्टीशन प्लान लाया था कि भैया जो पैलेस्टीनियंस होंगे उनके लिए अलग टेरिटरी होगी, ज्यूज होंगे उनके लिए अलग टेरिटरी होगी, ये बांट दिया गया। और जूइश लीडर्स थे उन्होंने इस प्लान को एक्सेप्ट किया कि ठीक है हमें थोड़ा ज़मीन मिल रहा है, हम उसमें रह लेंगे। 56% लैंड उनको दे दिया गया। अब जब ये रह रहे थे तो आसपास से अटैक हुए, वॉर्स होनी शुरू हुई, है ना। और दोस्तों जो इजराइल को एक स्टेट ऑफ इजराइल डिक्लेयर किया गया था वो 14 मई 1948 में डिक्लेयर किया गया था कि चलो अब ये पर्टिकुलर देश बन चुका है। लेकिन उसके एक दिन बाद जैसे मैंने बोला कि जो 5 अरब कंट्रीज ने सब ने मिलकर इसके ऊपर अटैक कर दिया। ये वॉर हुआ समाप्त, लेकिन इजराइल ने ये वॉर जीता, 5 के 5 देशों को हराया और उसके बाद में 77% टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया और एरिया कब्जा लिया। इजराइल और पावरफुल हो गया। और उस प्रॉपर सिचुएशन के बाद में दोस्तों घटना यह हुई कि 7 लाख पैलेस्टीनियंस को अपना एरिया छोड़ना पड़ा, इधर उधर भागना पड़ा। कुछ जॉर्डन में चले गए, लेबनान में चले गए, कुछ सीरिया में चले गए, तो आसपास के कंट्रीज में चले गए, कुछ गाजा पट्टी में रुक गए, कुछ वेस्ट बैंक में, कुछ ईस्ट जेरूसलम में। अब इस तरीके से कहानी चली रही थी। फिर 1967 के अंदर में एक और वॉर होती है जहां पे इजराइल ने और बड़े बड़े एरियाज कब्जा लिया, वेस्ट बैंक कब्जा लिया, ईस्ट जेरूसलम कब्जा लिया, जॉर्डन से कुछ एरिया कब्जाया, गाजा पट्टी को कब्जा लिया इजिप्ट से, ऐसे बहुत सारी टेरिटरीज को कब्जा लिया। ये अरब कंट्रीज बार बार अटैक कर रही थी इजराइल पर, बट इजराइल यहाँ पे उनके रेस्पॉन्स में इनकी एरियाज ही कब्जाता चल रहा था, इनको हराते हराते। और पैलेस्टीनियंस दोस्तों फिर स्टेटलेस हो गए, इनके पास में कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। ज़्यादातर पैलेस्टीनियंस फिर जो भी थे वो इजराइल के टेरिटरी में एज अ रेफ्यूजी रहने लगे। मतलब जहाँ पे वो रह रहे थे अब इजराइल ज्यूज का लैंड हो चुका है वो, अब यहीं पर वही लोग एज अ रेफ्यूजी रह रहे हैं, शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। ये सिचुएशन निकल कर आ गई। तो इसी कंडीशन में टू स्टेट सॉल्यूशन को फॉलो किया जाता है। भारत ही बोलता है कि भैया आप ये युद्ध खत्म कीजिए और जो लैंड आपको दिया गया था आप प्लीज़ यहाँ पर उसमें रहिए। ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये चीज़ें सेट हो चुकी हैं। अगर इजराइल सोच रहा है हमास को ख़त्म कर देंगे या आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, आइडियोलॉजी चलती रहेगी। या हमास जो सोच रहा है इजराइल को ख़त्म कर देंगे, ज्यूज़ को ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एम यही है कि एक दूसरे को ख़त्म करके यहाँ पर मामले को समाप्त करना। तो ये पॉसिबल नहीं है।
आज के समय पर। तो इसके बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर ये जो टू स्टेट सॉल्यूशन है इसको लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। अपनी अपनी टेरिटरीज लीजिए और वहाँ पर खुश रहिए, वॉर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इससे मासूम लोगों की बहुत ज़्यादा जान जा रही है। इसका वे फॉरवर्ड ये देखने को मिला कि हमास ने इजराइल पे अटैक किया अक्टूबर 2023 में, यानी पिछले साल 7 अक्टूबर को, जिसके बाद इजराइल ने अगेन फिर से जो अटैक किया और उसके बाद से इजराइल आज तक, आप ये इमेजिन कीजिए, लास्ट ईयर अक्टूबर में ये अटैक शुरू किया और अभी तक जून 2024 की 10 तारीख हो चुकी है, अभी तक यहाँ पे लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। किसके ऊपर? हमास के ऊपर। तो प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी आपको देखने को मिल रही हैं। समझ गए? तो ये टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में बेसिक चीज़ें हैं, याद रखना होगा। फिर बात हो रही है चांगी 6 के बारे में। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली चाइना का एक मिशन है। चाइना की स्पेस एजेंसी ने यह बोला कि चाइना हमारे चांद पर यानी चंद्रमा पर 2 जून को लैंड कर चुका है, स्पेशली ऐसे पोर्शन पर जो कि साउथ पोल पर आता है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भारत ऑलरेडी लैंड कर चुका है। हमने अपने चंद्रयान 3 में वो पूरा का पूरा काम किया था। अब बात यह है कि जो चांगी 6 मिशन है दोस्तों, ये है क्या? चांगी 6 इनका एक क्राफ्ट है, सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड कर चुके हैं। मून के साउथ पोल स्पेशली नाम है एतकन बेसन, वहाँ पर लैंड कर चुके हैं। और ध्यान रखिएगा, ये पहला ह्यूमन सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन होने वाला है। ये चाइना अब की बार इस मिशन के तहत चंद्रमा से सैंपल इकट्ठा करके भी लेकर आएगा। इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया गया था चाइना के एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से, स्पेशली जो वेंचंग स्पेस सेंटर है वहां से किया गया था इसको लॉन्च। और चांगी 6 जो ये पूरा का पूरा मिशन है चंद्रमा पर गया है, इसमें एक ऑर्बिटर है, एक रिटर्नर है, एक लैंडर है एंड एक एसेंडर है। ये 4-5 कंपोनेंट से मिलकर इसको तैयार किया गया है। जो इनका लैंडर है जो उतरेगा, ध्यान रखिएगा, जो लैंडर है जो उतरेगा चांद के ऊपर में, इसमें बहुत सारे मल्टीपल सेंसर्स हैं, माइक्रोवेव लेजर्स हैं, ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती हैं। और वो पूरी तरह से सैंपल करेगा चांद को, अच्छी तरीके से डिटेल्स निकालेगा, मेथड्स अपनाएगा और जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे वो ड्रिल भी कर सकता है, चांद पर गड्ढा भी कर सकता है। ठीक है। और स्पेशली कुछ सैंपल्स वगैरह भी वो इकट्ठा करेंगे और सैंपल इकट्ठा करने के लिए उनके उस मशीन में एक रोबोटिक आर्म लगाया गया है। तो रोबोटिक हाथ है जो कि सैंपल कलेक्ट करेगा, जिसको यहाँ पर अभी के समय पर चाइना इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेकेंड टाइम है जहाँ पे चाइना सक्सेसफुली चंद्रमा के इस पर्टिकुलर पोर्शन पर लैंड करा है। इससे पहले भी लैंड कर चुका है। चाइना ने पहले यहाँ पर 2019 में अपने चांगी 4 के साथ में ये काम कर लिया था। अभी के समय पर थोड़ी और चीज़ें डेवलप करके की जा रही हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात हो रही है IRIS-T मिसाइल के बारे में। ये मिसाइल काफ़ी न्यूज़ में है। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोग इसको लिंक कर सकते हैं। तो हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया जर्मनी की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने अपना ये जो IRIS-T मिसाइल है अभी इसको यहाँ पर खो दिया है, जिस वजह से कुछ चिंता इकट्ठी हुई और उस वजह से ये IRIS-T मिसाइल अभी के समय पर न्यूज़ में आया। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक डिटेल जरूर से आपने पता होनी चाहिए दोस्तों। ये जो IRIS-T मिसाइल है एक नेक्स्ट जनरेशन का शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। हवा में ही यहाँ पर दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। IRIS-T एक 6 नेशन प्रोग्राम है जिसके बारे में ध्यान रखना है, जिसको बेसिकली जर्मनी लीड करता है। ठीक है, IRIS-T प्रोग्राम को देखेंगे तो जैसे मैंने बोला 6 देशों का प्रोग्राम है, जर्मनी लीड करता है। तो जर्मनी के साथ साथ ग्रीस, नॉर्वे और इटली, स्पेन, स्वीडन, ये कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जिन्होंने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो मिसाइल है ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। हवा में ही दुश्मन को तबाह करने के लिए इस मिसाइल को तैयार किया गया। ये IRIS-T मिसाइल की जब बात करेंगे तो इसको डिज़ाइन किया गया है हवा में जितने भी थ्रेट्स होंगे, हवा में जितने भी खतरे होंगे, चाहे कोई एयरक्राफ्ट हो, चाहे क्रूज मिसाइल आ रही हो, चाहे कोई ड्रोन हो, चाहे कोई हेलीकॉप्टर हो, उसको उड़ाना है। शर्त यह है कि वो 40 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज ही 40 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर इतनी रेंज में है तो उन सभी चीज़ों को उड़ाया जा सकता है इस मिसाइल का यूज़ करके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा कि IRIS-T मिसाइल क्या है। एक और आर्टिकल आता है, आपने देखा होगा हाल ही में, ये थोड़ा टिपिकल सा वर्ड न्यूज़ में चल रहा है। ये बेसिकली एक चींटी की स्पीशी है। ये फोटो जो आपको दिख रही है ये बेसिकली चींटी की फोटो है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो चींटी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैरा ट्रेकेना नीला। पैरा ट्रेकेना नीला करके यहाँ पे अजीब सा नाम है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, पूछ लिया जाए, हाल ही में न्यूज़ में था, बताइए ये क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये नए आंट की स्पीशी है,
चींटी की नई प्रजाति। तो भारत के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने हाल ही में चींटी की एक नई प्रजाति को डिस्कवर किया जिसका नाम दिया गया पैरा ट्रिकेना नीला। और ये चींटी की प्रजाति जो डिस्कवर की गई है ये अरुणाचल प्रदेश के जो रिमोट एरिया है सियांग वैली वहाँ से डिस्कवर की गई है, ध्यान रखिएगा। और ये जो पैरा ट्रिकेना है ये जो नई आंट की स्पीशी है, पूछा जा सकता है कहाँ से डिस्कवर की गई, तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग वैली से डिस्कवर की गई है। यहाँ पे जो वर्ड नीला है दोस्तों ये कहाँ से लाया गया है? नीला नीले कलर को सिग्निफाई करता है, ब्लू कलर को सिग्निफाई करता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आंट है इसका थोड़ा सा जो कलर है वो मेटेलिक ब्लू का है। यहाँ पे आप देख पाओगे ब्लू कलर यहाँ पे इसके बॉडी पे नजर आ रहा होगा। अब नाम जो इसका आगे का है पैरा ट्रिकेना करके, ये इसकी एक जीनस है, उसी रेयर जीनस से ये बिलोंग करता है। और ध्यान रखिएगा ऐसी चिड़ियाँ पहले पाई जाती थी लेकिन ये पहली नई स्पीशी है, ये एक पहली नई प्रजाति है इस सेक्टर में जो लगभग 121 साल बाद देखने को मिली है। इससे पहले पी असेटा नाम की यहाँ पर डिस्कवर की गई थी 1902 में। तो काफ़ी लंबे समय बाद एक नई स्पीशी नजर आई है जिस वजह से चर्चाओं में है। अब फीचर्स की बात करेंगे तो दोस्तों बहुत ही छोटे साइज की यहाँ पर ये चींटी है जिसकी टोटल लेंथ 2 mm के आसपास है या उससे भी कम है। इसकी जो बॉडी का कलर है वो है मेटेलिक ब्लू, ठीक है। इसका हेड थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में है, बड़ी बड़ी आंखें यहाँ पर बताई जा रही हैं। बाकी मेटेलिक ब्लू कलर मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी सभी चींटी की स्पीशीज से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ग्लोरियस कलर आपको इसका नजर आएगा, समझ गए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इस आर्टिकल को आप प्लेसेस एंड न्यूज़ वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे। प्रीलिम्स में आपको पता है डायरेक्टली कई बार जो प्लेसेस हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है पंपा लेक की। पंपा लेक अभी हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। तो कर्नाटका स्टेट डिपार्टमेंट की जो टीम है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक रॉक शेल्टर पेंटिंग को अनकवर किया। एक पेंटिंग यहाँ पे पाई गई है जो पेंटिंग लगभग 2500 साल पुरानी बताई जा रही है। पंपा लेक के पास पाई गई है, इस वजह से पंपा लेक चर्चाओं में है। ज़रा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पंपा लेक के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आपने पता होना चाहिए। दोस्तों पंपा लेक को हम पंबा लेक या पंपा सरोवर के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कर्नाटका के अंदर हम्पी वाले रीजन में। हम्पी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, सॉरी हम्पी वाला जो रीजन है यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है कोप्पल नाम का, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पंपा लेक देखने को मिल जाती है। पंपा लेक तुंगभद्रा नदी के सदर्न पोर्शन पर है। अब ये कहाँ पर है ये देखिए, ये जो है ये नदी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपकी तुंगभद्रा नदी है, ठीक है। अब तुंगभद्रा नदी के जस्ट सदर्न पोर्शन पर, नीचे वाले पोर्शन पर ही आपको यहाँ पर ये पंपा लेक देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये झील देखने को मिल जाती है और बोला जा रहा है ये जो झील है काफ़ी पवित्र झील मानी जाती है। हिंदुइज्म में पंच सरोवर की बात की गई है। पंच सरोवर में मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर एंड पुष्कर सरोवर। तो इन पंच सरोवर में ही दोस्तों एक सरोवर आपका पंपा सरोवर भी है, ध्यान रखिएगा। तो हिंदुइज्म में इस पंपा लेक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिर हिंदुइज्म में फिर से मैं बता रहा हूँ जो पंपा सरोवर है इसको एक ऐसी जगह मानी गई है जहाँ पर जो पंपा अ फॉर्म ऑफ शिवा, ठीक है, आप कह सकते हो अ फॉर्म ऑफ शिवा, वो यहाँ पर शिवा कंसोर्ट पार्वती, वो यहाँ पर क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। यहाँ पे जो पार्वती जी वो तपस्या करती हैं इस पर्टिकुलर प्लेस पर, किस चीज़ के लिए? अपना डिवोशन दिखाती हैं शिवा के प्रति, शिव जी के प्रति। तो इसी प्लेस पे यहाँ पर वो तपस्या की गई जिस वजह से यहाँ पर ये पंपा की चर्चाएं हमारे अलग अलग एपिक्स में भी हुई हुई हैं। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर सरोवर है इसके बारे में हमारे हिंदू एपिक रामायण के अंदर भी चर्चा की गई है। रामायण को अगर आप देखते हो तो वहाँ पर एक जगह है, ठीक है, नाम है शबारी। अब यहाँ पर एक प्लेस है जहाँ पे शबारी कौन है? शबारी लॉर्ड राम जी की एक डिवोटी, ठीक है, वो यहाँ पर राम जी का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वजह से भी ये जो सरोवर है वो एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि प्लेस मान लिया जा सकता है। अब जो ये झील है पूरी की पूरी, जो ये लेक है इसके आसपास यहाँ पे पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, मंदिर देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि यहाँ पर ये जो झील है इसको देखोगे तो पूरी तरह से लोटस से भरी हुई है। अब ये पूरी झील तुंगभद्रा के जस्ट नीचे है, तुंगभद्रा नदी के थोड़ा नीचे। तो ये तुंगभद्रा नदी के बारे में भी जान लेते हैं, ये भी हाथों हाथ न्यूज़ में बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साउथ इंडियन पेनिनसुला में एक मेजर नदी है तुंगभद्रा नदी, ठीक है। मैंने आपको बताया ये हमारा पेनिनसुला वाला रीजन हो गया, ये आपकी तुंगभद्रा नदी हो गई, ठीक है। एक मेजर ट्रिब्यूटरी भी है ये कृष्ण नदी की, ध्यान रखिएगा। जो ये तुंगभद्रा नदी है कृष्णा नदी की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी कहलाती है, एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी कहलाती है। क्लियर?
आगे आते हैं। ऑरिजिन की बात करेंगे दोस्तों तो ये दो नदियों से मिलकर बनती है। तुंग नदी अलग है, भद्रा नदी अलग है, दोनों का नाम मिला देंगे तुंगभद्रा बन जाती है। अब जो ये तुंग और भद्रा नदी आपको देखने को मिलेंगी, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेस्टर्न स्लोप से यहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है। ये दोनों नदियाँ कहाँ पे आके मिलती हैं? कर्नाटक के अंदर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कुडली, वहाँ पे आके ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, जिसके बाद एक नदी जन्म लेती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तो दो नदियों से मिलकर बनी हुई है तुंगभद्रा नदी, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, एक कृष्णा नदी की हमारी सहायक नदी भी है। तुंगभद्रा नदी का जो टोटल लेंथ है वो 531 किलोमीटर्स के आसपास है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से इन दो राज्यों से गुजरती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी की बात करें यानी तुंगभद्रा की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें एक है वारदा रिवर और दूसरी है हगारी रिवर, जिसको वेदती का नाम भी दिया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज यहाँ पर इसकी देखने को मिलती हैं। तुंगभद्रा नदी पर कई सारे डैम्स आपको नजर आएंगे, रेजर्वॉयर्स नजर आएंगे जो कि इस पे बनाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल तुंगा एनिकट डैम हो गया, भद्रा डैम हो गया, हेमावती डैम हो गया, तुंगभद्रा डैम हो गया। ये कुछ डैम्स के नाम हैं जो कि इस पर्टिकुलर नदी पर लोकेटेड हैं। तो बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। चलिए आगे आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर बात हो रही है सार्कोफेगस के बारे में। अब सार्कोफेगस न्यूज़ में बना हुआ है। सार्कोफेगस बेसिकली है एक कॉफिन की तरह, एक ताबूत की तरह, जिसमें यहाँ पर एक डेड बॉडी को रखा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इजिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है, यह हाल ही में यहाँ पर न्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है। तो कहीं पर डिस्कवर किया गया है जिस वजह से सार्कोफेगस न्यूज़ में है। क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सार्कोफेगस काफ़ी ज़्यादा सजा धजा हुआ यानी हाईली डेकोरेटेड कॉफिन होता है, एक ऐसा ताबूत जिसको पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। एक बॉक्स जैसा कंटेनर जो कि यहाँ पर क्या कह सकते हो, ताबूत कह सकते हो, उसको कॉफिन कह सकते हो, है ना। अब जो ये सार्कोफेगी है या सार्कोफेगस है, इसका यूज़ किया जाता था इतिहास में। और किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? जो इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हुआ करती थी, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस सार्कोफेगस का यूज़ किया जाता था। डेड बॉडी को इसमें रखा जाता था। तो एंशिएंट इजिप्ट, रोम, ग्रीस में आपने देखा होगा इस तरीके के यहाँ पर ये ताबूत नजर आते हैं, सार्कोफेगस नाम दिया जाता है। जो ये वर्ड है सार्कोफेगस, ये कहाँ से आया है? ये बेसिकली यहाँ पर दोस्तों ग्रीक वर्ड है। एक ग्रीक है सार्क्स, मीनिंग मतलब फ्लैश, और फेगन मतलब होता है टू ईट। तो ये जो वर्ड है इससे मिलकर यहाँ पर मिला हुआ है, बना हुआ है सार्कोफेगस। सार्कोफेगस का सबसे पहली बार यूज़ हमारे एंशिएंट इजिप्ट में हुआ है, एंशिएंट ग्रीस के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया हमारे पूरे एंशिएंट वर्ल्ड में। और यहाँ पे अगर आप देख पाओगे धीरे धीरे करके जो यहाँ पर साल बीतते चले गए, सार्कोफेगस के बारे में जानकारी थोड़ी कम होती चली गई, लेकिन बाद में लोगों को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पता भी चला। फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो डिटेल्स हैं वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में अलग हो जाती है। एक कल्चर में कोई अलग तरीके से बना रहा है, दूसरे कल्चर में अलग तरीके से बना रहा है। और ज़्यादातर ये कैसे बनाए जाते हैं? ये सार्कोफेगस बनाए जाते हैं स्टोन से, पत्थर से, चूने से। लाइमस्टोन जो होता है इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन या मार्बल से भी यहाँ पर इस प्रकार के सार्कोफेगस को डेवलप किया जाता है। और ये जो सार्कोफेगी है इन पे काफ़ी सारी नक्काशियाँ कर दी जाती हैं, कार्विंग्स कर दी जाती है, इमेजेस बना दी जाती है, कुछ लिख दिया जाता है ताकि इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जा सके। जैसे कुछ लिख दिया, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसी को लेकर यहाँ पे उसके लिए कुछ लिख दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पूरे ताबूत को रेडी किया जाता है, नाम दिया गया सार्कोफेगस। आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से कई सारी चीज़ें हमको जानने को मिली। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मोस्ट फेमस जो इजिप्ट का सार्कोफेगस है दोस्तों, वो यहाँ पे गोल्डन सार्कोफेगस है। और वो जो गोल्डन सार्कोफेगस है वो किसका है? वो है किंग तूतनखामुन का, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि इन ताबूतों के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कार्विंग्स की गई हैं, नक्काशियाँ बनाई गई हैं। तो उन नक्काशियों में काफ़ी बार बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो इतिहास के बारे में बताती हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इनका सार्कोफेगस का एक आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बताया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था आज का सेशन, मज़ा आया। अब चलिए बात करते हैं आज के रैपिड फायर क्वेश्चंस की, कि जो भी हमने पढ़ा है, अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ में हर एक चीज़ को सुना है तो एक एक करके मैं आपको लाइन से क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। पहले मैं स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस दूंगा, उसके आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना, फिर लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। आप उसको चेक करना, रीचेक करना, देखना कितने सही किए और कितने गलत किए, और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सार्कोफेगस। आपसे यहाँ पे सार्कोफेगस के बारे में पूछ लिया गया। जो ये सार्कोफेगस है इसको लेकर बताइए 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा सही है।
पहला, ये एक एंशिएंट टूल है जिसका यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए। दूसरा स्टेटमेंट, एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशी है डायनासोर की। ऑप्शन नंबर सी, एक हाईली डेकोरेटेड बॉक्स लाइक कंटेनर है दैट होल्ड्स अ कॉफिन। या ऑप्शन नंबर डी, अ टाइप ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। तो बताइए इन चारों में से क्या चीज है जो सार्कोफेगस को डिस्क्राइब करती है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बात करता है पंपा लेक के बारे में। अब देखिए, बोला यह गया है पंपा लेक वन ऑफ द 5 सैक्रेड लेक्स नोन एज पंच सरोवर लाइज इन विच स्टेट। यानी जो ये पंपा लेक है दोस्तों, ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए वो कौन सा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हिमाचल प्रदेश। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पाओगे तो बात हो रही है पैरा ट्रिकेना नीला के बारे में। तो ये हाल ही में न्यूज़ में ये टर्म देखने को मिला है, बताइए ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक बटरफ्लाई की नई प्रजाति है? या ऑप्शन नंबर बी, ये चींटी की नई स्पीशी है? या ऑप्शन नंबर सी, ये एक मेडिसिनल प्लांट की नई स्पीशी है? या ऑप्शन नंबर डी, ये मैमल की कोई एक्सटिंक्ट स्पीशी है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके कोल के ग्रेड्स को लेकर पूछा गया है, जो कोल की क्वालिटी है उसको लेकर। अब ग्रेडेशन ऑफ कोल को देखते हुए आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा सही है ये नहीं बताना, हाउ मैनी पूछा गया है, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। सबसे पहला जो यहाँ पे बोला जा रहा है, कोयले का जो क्लासिफिकेशन है इसको डिटरमाइन किया जाता है कि भाई वो कोयला कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जब उसको जलाएंगे। तो क्या बताइए ये सही है। दूसरा, एंथ्रेसाइट जो है सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला है, हाईएस्ट रैंक का। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है जो बिटुमिनस है वो एकदम लोवेस्ट ग्रेड कोल है। जो बिटुमिनस वाला है वो सस्ती क्वालिटी का कोयला है, बिल्कुल सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला है, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी सभी के सब गलत हैं। चलिए आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि चांगी 6 को लेकर आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स है, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जब चांगी 6 की बात कर रहे हैं तो ये पहला ह्यूमन सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन है। सैंपल इकट्ठा किया जाएगा, वापस लेकर आया जाएगा चाइना कह रहा हूं, मून के फार साइड से, मून के साउथ रीजन से। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये चांगी 6 मिशन है इसको लॉन्च किया गया था चाइनीज रॉकेट, जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है उसके माध्यम से। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। अब चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को मैं बताना शुरू करूंगा, आप उसको चेक कीजिएगा, रीमैच कीजिएगा, देखिएगा कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया था आपसे चांगी 6 के बारे में, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हाँ बिल्कुल, चांगी 6 पहला ह्यूमन सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सैंपल इकट्ठा करके वापस लेके आएंगे, दूसरा भी सही है क्योंकि इसको चाइना के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे ग्रेडेशन ऑफ कोयले को लेकर, कोयले की जो ग्रेड है उसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताइए इनमें तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। पहला देखते हैं, भैया जो कोयला है वो कितना बढ़िया है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, जो एंथ्रेसाइट वाला कोयला है ये सबसे हाईएस्ट रैंक का, सबसे टॉप क्वालिटी का है, हाँ जी ये भी सही है। तीसरा, जो बिटुमिनस है ये लोवेस्ट ग्रेड है, नहीं ये गलत है। आपको बताया था कि एंथ्रेसाइट अगर टॉप है तो मीडियम वाला यहाँ पे जो कोयला देखने को मिलेगा मीडियम ग्रेड का वो बिटुमिनस है। ठीक है, इस वजह से हमारा थर्ड वाला गलत है, बट पहले दोनों सही हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपसे पूछा गया पैरा ट्रिकेना नीला को लेकर, बताइए हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला ये क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, चींटी की स्पीशी की एक नई प्रजाति है। फिर पूछा गया पंपा लेक कहाँ पर लोकेटेड है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका के अंदर में ये लोकेटेड है। फिर आपसे पूछा गया सार्कोफेगस के बारे में, बताइए सार्कोफेगस हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 हाईली डेकोरेटेड बॉक्स लाइक कंटेनर है जो बेसिकली कॉफिन मतलब होल्ड करके रखता है, एक ताबूत की तरह यहाँ पर हमको दिखाई देता है वो। ठीक है, ताबूत को होल्ड करके रखता है, उसको भी यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो कवर कर दिया जाता है इस बॉक्स के माध्यम से। तो ये हमारा इस तरीके से ये बॉक्स हो गया, सार्कोफेगस नाम दिया गया। क्लियर हो गया। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन सही हुए हैं बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, जो भी आपका स्कोर है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना है। डेली प्रैक्टिस करना, लेक्चर आपको कल वापस से मिल जाएगा मॉर्निंग में 5 बजे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।